नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां हम उठाते हैं आपके हक की आवाज। पहरेदार में आज स्पाइसजेट की वेबसाइट से टिकट बुक हुए बिना कट के पैसे, रिफंड के लिए कंज्यूमर को करना पड़ा लंबा इंतजार। ये इंतजार खत्म हुआ पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर। टाटा स्काई ने कंज्यूमर से बिना पूछे बदल दिया डीटीएच प्लान, हर महीने करीब दुगने चार्ज का बिल भी थोप दिया। और एलजी का माइक्रोवेव खराब होने के बाद ठीक कराने के लिए कंज्यूमर को करना पड़ा महीनों का इंतजार। नाराजगी एलजी के आफ्टर सेल सर्विस से। तो लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्पाइसजेट की। 1 साल पहले तक स्पाइसजेट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। हाशिए पर खड़ी इस एयरलाइन ने पिछले कुछ महीने में अपने इनोवेटिव सस्ते टिकट के ऑफर की मदद से लाखों नए ग्राहक जोड़े, साथ ही तगड़ा प्रॉफिट भी अब कमा रही है। ऐसे एक सस्ते टिकट के ऑफर ने लुभाया पुणे की रुचिका को। उन्होंने स्पाइसजेट की वेबसाइट से अपने लिए टिकट बुक कराना चाहा, लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ, टिकट बुक नहीं हुए, लेकिन इनके पैसे कट गए। करीब 1 महीने का समय बीतने के बाद भी रुचिका को अभी तक रिफंड का इंतजार था और इन्हें लगा अब और इंतजार नहीं कर सकती। तब इन्होंने संपर्क किया पहरेदार से। रुचिका, वेलकम टू द शो। क्या हुआ आपके साथ? स्पाइसजेट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही थी जब आपने कहा कि आपने पैसे तो मेरे अकाउंट से ले लिए लेकिन टिकट नहीं बुक हुआ? जी हाँ, मैंने उनको एक कंप्लेंट मैंने उनके कस्टमर केयर में मैंने 2 बार उनको कॉल करके रिपोर्ट किया। हर बार वो बोलते थे 10 दिन लगेगा, अभी हमने अपडेट कर दिया, अभी 10 दिन और लगेगा। ऐसा करते करते अराउंड 20 डेज हो गए थे। फिर मैंने लिखा सीएनबीसी आवाज को, मैंने ये प्रॉब्लम लिखा था उनके कंज्यूमर फोरम में। तो उन्होंने मेरा प्रॉब्लम उनके साथ फॉलो अप किया था। तो आफ्टर दैट उन्होंने मुझे एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया है। अच्छा, इसके पहले क्या हो रहा था? ये जो कहते थे आपसे डेज, आपको कहते थे कि रिफंड प्रोसेस होने में 10 दिन लगेगा, इंतजार करें आप। हाँ, मैं जितनी बार मैं कॉल कर रही थी वो मुझे बोल रहे थे 10 दिन और लगेगा, 10 दिन और लगेगा। तो मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, मुझे समझ नहीं आता कि वेयर टू गो। बिल्कुल, ये 10 दिन आकर खत्म कब होंगे? 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए थे। हाँ, तो अभी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, लेकिन एटलीस्ट अभी चेंज आ गया कि एटलीस्ट वो मुझे कॉल करते हैं अभी 2-4 दिन पर, मुझे ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो क्या पहले फॉलो अप कॉल्स नहीं करते थे? क्योंकि आपने एक कंप्लेंट तो दर्ज की ही होगी, कोई फॉलो अप कॉल होता था कि क्या हो रहा है आपके मैटर में, या आप ही फोन करती थी और फिर 10 दिन के एश्योरेंस के साथ आपको बैठना पड़ता था? और मैं भी काफी शॉक भी थी। मतलब स्पाइसजेट जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना कस्टमर केयर के बारे में दे टॉकिंग अबाउट और कस्टमर के बारे में इतना दे टॉकिंग अबाउट, और उसके बाद उनका ऐसा रिस्पांस था, इतना कोल्ड रिस्पांस था। यहाँ तक कि जब मैंने उनके कस्टमर सपोर्ट को मेल लिखा उसका भी रिस्पांस उन्होंने 5 दिन बाद दिया कि अभी हम आपका प्रोसेस हम कर रहे हैं और आपका जल्दी ही रिफंड हो जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स भी बहुत कोल्ड सा था ईमेल के ऊपर। फिर मुझे फाइनली मुझे ये जो इशू था ये रिपोर्ट करना पड़ा कंज्यूमर फोरम में, और फिर फाइनली उन्होंने अब मुझे कॉल करना चालू किया। तभी उनके कंज्यूमर फोरम में आप जो बोल रही हैं, यानी आपने जब पहरेदार को लिखा तब जाके स्पाइसजेट ने आपको रिस्पॉन्स देना शुरू किया, एम आई राइट? यस, और पहरेदार की टीम भी, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि मुझे स्पाइसजेट से ज्यादा मुझे सीएनबीसी आवाज की टीम ने कॉल किया है। जबकि मैं उनकी कंज्यूमर हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को, दे हैव नॉट ट्रीटेड मी वेल। जितना सीएनबीसी ने मेरे को फॉलो किया है कि आपके पैसे स्पाइसजेट जैसा बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड आपको इस तरह का ठंडा रिस्पांस देता है, तो बतौर कंज्यूमर आप कैसा महसूस कर रही थी? आप ऐसा फील कर रही थी कि आप बहुत ही लेफ्ट आउट, अनवांटेड फील करती हैं कंपनी से? तब बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। इनफैक्ट मैंने उनकी हायर अथॉरिटीज को भी मेल डाला है कि दिस इज द वे आप आपके कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स अल्टीमेटली सबके लिए मैटर करते हैं। तो मतलब व्हाई आई हैव टू गो टू कंज्यूमर फोरम? आपको कंज्यूमर फोरम में जाने की पहली नौबत ही नहीं आनी चाहिए, आपने मुझे सपोर्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आपने ये हायर अथॉरिटीज को भी मेल लिखा, कोई रिस्पॉन्स मिला क्या रुचिका? नहीं, जब मैंने सीएनबीसी को बोला तो साइमल्टेनियसली मैंने उनको भी बोला, क्योंकि मैं एकदम इनके कस्टमर केयर से मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। और मैं बहुत शॉक थी। मेरा 15,500 रुपीज उन्होंने डिडक्ट किया था। तो पैसे डिडक्ट करते समय आप फटाफट डिडक्ट करते हो और उसके बाद ना कोई फॉलो अप देते हो, ना आप कुछ रिस्पॉन्स देते हो, ना, और पैसे भी 1 महीने हो गए। बिल्कुल। तो पहरेदार की दखल के बाद स्पाइसजेट का रवैया कैसे बदला, ये बताइए आप। तो स्पाइसजेट के लोग मुझे अभी रिगरसली फ्रीक्वेंटली मेल करते हैं। मुझे 1 हफ्ते में लगता है 2-3 बार तो कॉल आते रहेगा और मेल भी आ गए उनके। तो अभी एटलीस्ट वो लोग मेरे को रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं। तो अब आपको लग रहा है आपको सुन रहे हैं? आपको लग रहा है अब आपको सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे ठीक लग रहा है कि एटलीस्ट, मुझे लग रहा है कि चलो एटलीस्ट दे आर बॉदर्ड फॉर द कस्टमर। मतलब उसके पहले तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, और ऐसा कैसे रहता है कॉमन मैन के लिए? मुझे लगता है कि दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको फर्क नहीं पड़ता। 15-15 हजार की टिकट शायद उनके लिए बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बड़ी है, मेरा हार्ड अर्न मनी है। नहीं, 15,500 रुपए आपने बताया, बड़ी कीमत है। और
अब आपको मिल गए हैं वो पैसे, मिलने वाले हैं? क्या है लेटेस्ट अपडेट इस मामले में? ऐसा मुझे स्पाइसजेट ने कमिट किया है कि अभी वो लोग मुझे तुरंत रीइंबर्स करेंगे थोड़े टाइम में। उनका प्रोसेस भी, उन्होंने मुझे स्टेटस भी वो अपडेट कर रहे हैं, मतलब हर टाइम टू टाइम जी। तो आई एम होपफुल शायद मिल जाए आने वाले टाइम में। और इसके पहले टू सीएनबीसी कि उनका इतना ज्यादा फॉलोअप रहा मेरे साथ और स्पाइसजेट की टीम के साथ। तो लेकिन रुचिका ये बताइए, इससे पहले जब हम फॉलो अप नहीं कर रहे थे, कहीं किसी पॉइंट पे आपको लगा कि शायद ये पैसे डूब के नहीं भी मिल सकते हैं? मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका रिस्पांस ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। वो मेल भी नहीं मेरा कर रहे थे, और जब मैं कस्टमर केयर को कॉल कर रही थी तो मुझे ऐसा रिस्पांस मिल रहा था कि हाँ हमने अपडेट कर दिया है, कुछ टेक्निकल एरर था। मैंने उनको ये भी पूछा क्या टेक्निकल एरर है ना, क्यों पैसा मेरा डिडक्ट हो गया, तो वो भी नहीं उनको पता है कुछ। वो बस तो कोई जवाब नहीं था स्पाइसजेट के पास। अब कह रही है कि पैसे जो है वो प्रोसेस किए जा रहे हैं। शुक्रिया रुचिका हमसे बात करने के लिए। पहरेदार ने ये मामला स्पाइसजेट के पास रखा, जानना चाहा कि मामले में क्या हो रहा है और 1 महीने बाद भी कंज्यूमर को एयरलाइंस पैसे क्यों नहीं दे पा रही है। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी से जानकारी मिली है कि मामला सुलझा लिया गया है, एयरलाइंस ने रिफंड प्रोसेस कर दिया है। लेकिन रुचिका भी हमारे साथ थी, अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। उन्हें भी यही बोला गया कि रिफंड हम प्रोसेस कर रहे हैं, आपको पैसे मिलेंगे। हम लगातार स्पाइसजेट से रुचिका का ये मामला फॉलो अप करते रहेंगे, क्योंकि स्पाइसजेट ने जिस तरह का ठंडा रिस्पांस अभी तक रुचिका को दिया था, रुचिका हिम्मत हार रही थी। लेकिन अब रुचिका फिर से खड़ी हैं, अपने पैसों का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि स्पाइसजेट ने आश्वासन दिया है कि उनका ये पैसा वो वापस करेगी। और हम भी नजर बनाए रखेंगे कि रुचिका को अपने पैसे मिलते हैं या नहीं। लेते हैं ब्रेक। आगे टाटा स्काई ने कंज्यूमर से बिना पूछे बदल दिया डीटीएच का प्लान। पुराने प्लान पर लौटने के लिए कंज्यूमर को लेनी पड़ी पहरेदार की मदद। देखिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, और कंपनियां जिस तेजी से अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, क्या उसी तेजी से आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देती है? यह सवाल केवल पहरेदार ही नहीं, बल्कि पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाला हर कंज्यूमर पूछ रहा है। और एक ऐसा ही सवाल उठाया रजनीकांत साहू ने टाटा स्काई से। मुंबई के रजनीकांत साहू ने टाटा स्काई से एक सेमी एनुअल पैकेज लिया था। बचत के साथ हर महीने ये पेमेंट के झंझट से भी बच जाते थे, लेकिन अचानक से टाटा स्काई ने इनका पूरा पेमेंट प्लान बदल दिया और ये बताया कि अब आपको हर महीने टाटा स्काई के सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट करना होगा। लेकिन अहम बात यह कि बिना बताए कैसे कंपनी प्लान बदल सकती है। रजनीकांत साहू अपने पूरे अनुभव के साथ मेरे साथ हैं फोन लाइन पर मुंबई से। नमस्ते रजनीकांत जी, क्या हुआ आपके साथ? टाटा स्काई का क्या रवैया रहा है, बताइए सर। मैडम, हमने सेमी एनुअल पैकेज लिया था टाटा स्काई की तरफ से, तो बिफोर ड्यू डेट मैंने उसका पेमेंट भी कर दिया। तो 15 दिन के बाद में उनका कॉल आया कि आपने जो पेमेंट किया है, क्या हमारा जो चार्जेस है वो चेंज हो गया है, और आपका जो पैकेज है वो उसका जो पैकेज है वो भी चेंज हो गया है। तो आपका अभी जो मंथली पैकेज चार्जेस है वो 1134 रुपीज का है, और आपको कुछ डिफरेंस पे करना पड़ेगा, सो दैट आपका फिर वो सेमी एनुअल पैकेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप, एक तो उनका तरफ से टाटा स्काई की तरफ से ऑफर आ रहा था कि जो छुट्टियों का महीना है तो सारे के सारे चैनल फ्री है, और उसका होने के बाद भी आप मेरा पैकेज कैसे चेंज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन वो था, क्योंकि वो लोग उनका टाटा स्काई में डेली एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन था कि जब मेरे उनका जो साइट पे, वेबसाइट पे जो अमाउंट लिखा हुआ था मैंने उतना पे किया, और इमीडिएटली कोई मेरे पास कॉल वगैरह कुछ नहीं आया, ना ही कुछ मैसेज या ईमेल आया। और फिर 15 दिन के बाद में ये बोलते हैं कि इनका चार्जेस बढ़ गया है, इसलिए आपको पे करना है। और मेरे को बोलते हैं कि आपको TataSky.com से जाके वहाँ पे मेरे को हमारा प्राइस लिस्ट चेक करके वो अमाउंट हमको पे करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि पहले तो जो अगर प्राइस उन्होंने बढ़ाया भी है तो पहले इंटीमेट करना चाहिए। बिल्कुल। तो कंपनी का कस्टमर केयर आपकी शिकायत को सुन रहा था, जब आप कह रहे थे कि सबसे अहम सवाल ये कि कैसे उन्होंने आपका प्लान बदल दिया, इसका कोई जवाब था कंपनी के कस्टमर केयर के पास? नहीं, कुछ उनका पास ये नहीं था। उनका ये था कि ये ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम से होता है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बोला मैडम, सिस्टम का कंट्रोल भी आपका पास है, वेबसाइट का कंट्रोल भी आपका पास है, कस्टमर का पास तो कुछ भी नहीं। आपने जो लिखा हुआ अमाउंट मैंने पे किया, उसका बाद ही आप इतना टाइम का, मतलब ऑटोमेटिकली सिस्टम ने आपका प्लान बदल दिया। और आप जब उन्हें कह रहे हैं कि ये सिस्टम, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इस पेमेंट प्लान की मुझे जरूरत नहीं है, तो वो कह रहे थे कि हम ऐसी स्थिति में नहीं कि इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको ज्यादा पेमेंट ही करनी होगी। ज्यादा पेमेंट करना ही पड़ेगा।
और ये आपको दूसरे मीन्स हमारा जो दूसरे साइट से tatasky.com वहाँ पे जाके चेक करके आपको पेमेंट करना चाहिए था। अच्छा, मतलब वो पेमेंट के पीछे पड़ गया कि आपको बढ़ा हुआ पेमेंट करना ही होगा, राइट? हाँ, राइट। फिर क्या हुआ जब उन्होंने आपकी नहीं सुनी, आप पहरेदार के पास पहुंचे, हमने अपने प्लेटफॉर्म से जब टाटा स्काई से सवाल पूछा तो उनके रवैये में किस तरह का बदलाव देखा रजनीकांत जी आपने? पहले तो उन्होंने उनका जो ये था कुछ भी चेंज नहीं था। फिर सडनली मेरे को एक मेल मिला कि पहरेदार की इनिशिएटिव के पति से मीन्स आपका जो प्लान है वो हमारा तरफ से इनकन्वीनियंस हुआ, उसके लिए रिग्रेटेड है हम लोग और आगे बेहतर सर्विस देने की कोशिश करेंगे। अब पुराना ही प्लान एक्टिवेट हो गया सर? हाँ, पुराना ही प्लान। चलिए, बहुत मुबारक हो। आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ मैडम। चलिए, शुक्रिया। रजनीकांत साहू हमारे साथ है मुंबई से। जो प्लान इन्हें चाहिए था, इनका वाला प्लान इन्हें मिल गया है, लेकिन पहरेदार की दखल के बाद। आपको बता दें, टाटा स्काई रजनीकांत की बात ना ही समझ रही थी, ना सुन रही थी, ना कोई कदम उठा रही थी। पहरेदार ने मामला कंपनी के सामने उठाया, जानना चाहा कि कंपनी इस मामले में क्या करने जा रही है। पहरेदार की पहल के बाद कंपनी ने रजनीकांत जी से संपर्क किया, उनकी शिकायत सुनी और दूर भी की। अपने आधिकारिक जवाब में टाटा स्काई ने पहरेदार को बताया कि मामला सुलझा लिया गया है। खुद रजनीकांत साहू हमारे साथ थे और उनका कहना है कि हाँ, मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन देर जरूर लगाई टाटा स्काई ने, दुरुस्त तो आ ही गई। अब बात एलजी की। एलजी के प्रोडक्ट हर देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं और भारत में भी छोटा शहर हो, छोटा कस्बा हो, वहां आपको एलजी की दुकान, एलजी के रिटेल स्टोर सब कुछ दिखेंगे। लेकिन प्रोडक्ट पहुंचाना ही क्या काफी है? यही कंपनी के लिए सक्सेस का पैमाना है? आफ्टर सेल सर्विस पहुंच रही है? पहरेदार को मिल रही शिकायतों में तो ऐसा लग रहा है कि दिग्गज कंपनियों की सेल सर्विस काफी निराशाजनक साबित हो रही है। वेस्ट चंपारण के राकेश पति तिवारी का एलजी कंपनी का माइक्रोवेव खराब हुआ और कंपनी से इसे ठीक कराने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि अपनी शिकायत का निपटारा कितना मुश्किल हो सकता है। पहरेदार की पहल के बाद महीनों से लटका मामला सुलझ तो गया है, लेकिन राकेश जी के बेटे रत्नेश हमारे साथ हैं इस अपने पूरे एलजी के अनुभव को बयान करने के लिए। रत्नेश, बहुत स्वागत है आपका पहरेदार में। कितनी दिक्कत आई? ऑलमोस्ट 6 महीने तक आप लोग एलजी के चक्कर काटते रहे और अपने माइक्रोवेव को ठीक कराने की सारी कोशिशें आपकी नाकाम रही है? जी बिल्कुल। क्या हो रहा था रत्नेश, मुझे बताएंगे? कैसा अनुभव था आपका, आपके पिताजी का? अनुभव तो बहुत ही खराब रहा। एलजी ऐसी कंपनी है, तो ये प्रोडक्ट दिसंबर से खराब हुआ था पिछले साल और जनवरी के पहले हफ्ते से हम लोगों ने ट्राई किया। पहले तो टोल फ्री नंबर पे ट्राई किया और वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर की। 2-3 बार ऐसा लगातार किया हम लोगों ने कंप्लेंट रजिस्टर की और 2-3 बार एक मैसेज आ जाता था, थैंक यू, आपका कंप्लेंट रिजॉल्व हो गया है। ऐसे करके मैसेज आते थे। अच्छा, बिना कुछ रिजॉल्व किए हुए ये मैसेज आ जाता था? हाँ, एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ जाता था पहले कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी, और 2 दिन बाद ये मैसेज आ जाता था कि कंप्लेंट भी रिजॉल्व हो गई फोन पे। तो फिर मुझे लगा कि शायद ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं, ईमेल पे करते हैं। तो मैंने एलजी पे जाकर अपना अकाउंट बनाया, मॉडल नंबर डाला, सब कुछ डाला, वहाँ पे भी कंप्लेंट लिखा। फिर ईमेल का भी रिप्लाई आया और उसमें भी मुझे लगा कि शायद अब काम हो जाएगा और मैंने प्रॉपर चैनल शायद इसका फॉलो किया है। बट उसके बाद भी सिमिलर चीज हुई, मेरे अकाउंट में शो भी करने लगा कंप्लेंट हैज बीन डिसॉल्व, क्योंकि इसमें आपको कंप्लेंट डालते हैं तो इसमें एक्शन दिखाता है। तो आपने कभी पूछा नहीं उन्हें फोन करके, उनके किसी हेल्पलाइन नंबर या कंसर्न कि ये क्या है? जब मामला सुलझ नहीं रहा है, आप 2 दिन के बाद बस भेज दे रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हाँ मामला सुलझ गया, पूछा नहीं ये मेल क्यों आप जनरेट कर रहे हैं? बिल्कुल, और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। हम पूछते थे, पूछने के बाद उनका रिप्लाई काफी घुमा फिरा के आता था, हाँ हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा, शायद कोई टेक्निकल एरर है। और ये टेक्निकल एरर लगता है 5-6 महीने तक ही चलता रहा। मतलब हर बार आप जैसे कंप्लेंट दर्ज करते थे उसके पहले आता था कि आपका कंप्लेंट मिल गया और 2 दिन बाद आता था कि सॉल्व भी हो गया है। हाँ, ऐसा ही होता था। तो लेकिन सॉल्व कैसे हुआ फाइनली रत्नेश? 6 महीने तक आप इसी में लगे रहे, राइट? बिल्कुल। फिर मई के मंथ में मैं अपने पापा के पास गया था, घर पे गया था। उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं ये प्रोग्राम लिखता हूँ पहरेदार और हो सकता है ये फिर से हो। सीरियसली, मतलब मुझे पहले ऐसा लगता नहीं था कि मैं भी कभी ऐसा करूंगा। और आई नो एवरीथिंग, मतलब मुझे पता है इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, उसका कंप्लेन कैसे करते हैं। मुझे ये लगता था कि एक न्यूज चैनल के थ्रू या ऐसे करके थ्रू भी कंप्लेन मुझे कभी करना पड़ेगा और ये भी शायद इफेक्टिव है। बस मैंने किया, मेरे पिताजी से फोर्स करने मैंने किया और सारे स्क्रीनशॉट जो है मैंने अटैच करके डाल दिए, जो भी मैंने कंप्लेन की थी उसकी जो एक्नॉलेजमेंट आई थी सब कुछ अटैच करके मैंने प्रॉपरली पहरेदार को भेज दिया। ये मेरी सिचुएशन है और प्लीज आप इसको आगे बढ़ाइए। और इसके बाद एलजी का रुख बदला आपके केस की तरफ, आपके माइक्रोवेव की तरफ? काफी कुछ बदला। 2-3 दिन के अंदर
मैं क्या देखता हूँ कि हमारे एड्रेस पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंप्लेन रजिस्टर किया हुआ था और आई थिंक वो रेफरेंस आपकी तरफ से दे दिया गया होगा, मेरे एड्रेस पर आए और क्योंकि कैपिटल टाउन जो पटना है वहाँ से काफी दूर है वो वेस्ट चंपारण, तो एक गाड़ी भर के 5-6 मैनेजर्स, उनके हायर ऑफिशियल सारे पहुंचे हुए थे। अच्छा, ओके, और इंटरेस्टिंग। और हमारा एग्जैक्टली और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि कहाँ पहले एक सर्विस मैन भी नहीं आ रहा था, अभी सारे हेड आ गए हैं और काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स आ गए यहाँ पे। और हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ वारंटी था, फिर भी वो प्रोडक्ट लिए, उन्होंने लिया और काफी सॉरी बोला और उसको चेक किया। फिर काश रत्नेश आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ, काश ये कंपनी पहले कदम उठा लेती, राइट? आप इस दर्द से बचते, एलजी के ब्रांड पर आपने जो भरोसा किया वो आपका और पुख्ता होता। और भले ये छोटी बात है, कंपनी का 2 तरफा लॉस हुआ, मैं पे करने के लिए रेडी था, जो भी सर्विस चार्ज था, जो भी प्रॉब्लम थी वो मैं पे करने के लिए रेडी था, उसमें कोई एलजी की गलती नहीं थी अगर मेरा प्रोडक्ट खराब होता है तो, लेकिन सर्विस देना उनका काम है और वो उन्होंने नहीं दिया। तो एलजी ब्रांड पर जो आपने भरोसा किया रत्नेश, वो थोड़ा सा टूटा, कमजोर पड़ा। टूटा कमजोर नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। आजकल के मार्केट में काफी कंपटीशन है, एलजी ऐसे काफी ब्रांड्स हैं जो कि काफी अच्छे हैं। हमारा डिसीजन 1 सेकंड में बदलता है और नेक्स्ट टाइम कभी मेरे सामने एलजी का कोई अच्छा प्रोडक्ट भी आएगा तो मेरे दिमाग में डाउट आएगा, और डाउट काफी होता है ब्रांड चेंज करने के लिए। बिल्कुल, ये अनुभव आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन शुक्रिया रत्नेश हमसे बात करने के लिए। रत्नेश जी का माइक्रोवेव अब ठीक हो गया है। एलजी के पास पहरेदार ने ईमेल भेजा था इस तिवारी जी के पूरे खराब माइक्रोवेव की कहानी के साथ। उन्होंने हमें शो रिकॉर्ड किए जाने तक लिखित जवाब नहीं दिया है, लेकिन हाँ, तिवारी जी के बेटे रत्नेश तिवारी हमारे साथ थे, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से हमने जब मेल भेजा उसके 2-3 दिन के अंदर एलजी के आला अधिकारी उनके घर पर पहुंच गए थे। वारंटी पीरियड से बाहर था माइक्रोवेव, पर सब कुछ ठीक करके अच्छे से करके दिया। और काश ये सवाल, या फिर ये एक सवाल मैं एलजी के सामने रखना चाहूंगी कि जब तक 6 महीने तक रत्नेश और उनके पिता उनसे संपर्क कर रहे थे, तो क्यों नहीं यही तेजी उस समय भी एलजी ने दिखाई। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक। आगे ईबे से खराब पावर बैंक का रिफंड पाने के लिए गुड़गांव के कंज्यूमर को मदद लेनी पहरेदार की। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां बुलंद होती है कंज्यूमर के हक की आवाज। गुड़गांव के आशीष नेगी को जरूरत थी एक पावर बैंक की। उन्होंने अच्छी डील मिलने की वजह से सहारा लिया ebay.com का, लेकिन प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद इन्हें पता चला कि पावर बैंक में डिफेक्ट है। कंपनी को उसकी जानकारी देने पर उसने वादा किया कि मामला सुलझा दिया जाएगा। वादा तो किया, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट मांगना आशीष के लिए मुश्किल साबित होते जा रहा था। नॉर्मल से लगने वाला प्रोसीजर महीनों तक खिंच गया। आशीष परेशान हो गए और इन्हें लगने लगा कि शायद अब इस डिफेक्टिव पावर बैंक का ना रिप्लेसमेंट मिलेगा ना रिफंड। मेरे साथ हैं आशीष नेगी गुड़गांव से। आशीष जी नमस्ते, बताइए ईबे का रवैया क्या रहा जब आपने बताया कि आपके पास एक डिफेक्टिव पावर बैंक पहुंचा है, उसको बदलने के लिए कंपनी क्या कर रही थी? ईबे ने एक्चुअली मेरे को इमेज मांगी थी कि आप इमेज एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए, हम आगे एक बार फॉरवर्ड करेंगे उसको और आपको उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन देंगे। बट ईबे ने अपने एंड से केस को क्लोज कर दिया था। एंड क्यों? आपने पिक्चर भेजी उसके बाद भी उन्होंने क्लोज कर दिया? क्या हुआ मुझे ये समझाइए। आप पिक्चर नहीं भेज पाए इसलिए क्लोज कर दिया? नहीं मैम, एक्चुअली मैं पिक्चर भेजी थी बट उन्होंने कहा कि जेपीईजी फॉर्मेट में नहीं है, जबकि अगर आप अपने मोबाइल कोई भी फोटो लेते हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी जेपीईजी फॉर्मेट में ही बनती है। ओके। फिर मैंने इनको दोबारा से इमेज फॉरवर्ड की थी, तो लास्ट टाइम जब इनके बात हुई थी डिपार्टमेंट में कस्टमर केयर से, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि हाँ जी आपकी जो इमेज है वो जेपीईजी फॉर्मेट में है और हम आगे इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं केस को, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट से कॉल आ जाए और आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको आपको सोल्यूशन मिल जाए। ऐसे कोई कॉल नहीं आई मेरे पास। और उसके बाद जब मैंने उनको दोबारा से कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया कि आपने जो लास्ट टाइम भी इमेज भेजी थी वो जेपीजी फॉर्मेट में नहीं थी। अच्छा, लेकिन क्या उन्होंने कभी आपको कॉल बैक करके बताया कि आपने जो पिक्चर भेजी उसमें कुछ दिक्कत थी, इसीलिए हम इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं? कभी बताया, या जब आपने फोन किया तभी बताया गया आपको? नहीं, मैंने जब इन्होंने लास्ट टाइम मेरे को एक बार कॉल था तो उस टाइम इन्होंने मेरे से दोबारा इमेज मांगी थी। फिर इनको जब मैंने दोबारा इमेज भेजी थी उसके बाद से उन्होंने कोई नहीं किया मेरे को। फिर मैं ही इनके साथ फॉलोअप करता था। इनके जो वहाँ पे सीनियर होते हैं उनके साथ 1-1 घंटे तक बात करने के बाद भी वो मेरे को यही बोलते थे
आपको हमारे बिलिंग डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगा 48 to 72 आवर्स के अंदर। लेकिन कभी ऐसा कॉल नहीं आया, कभी मामला सुलझाया नहीं गया, ना प्रोडक्ट रिप्लेस हुआ, आपने रिफंड जो मांगा उससे भी नकार दिया गया था, लेकिन अब आपको रिफंड मिल रहा है। मैं ठीक कह रही हूँ आशीष जी? पहरेदार ने जब मामला उठाया तो आपको रिफंड अब मिलने वाला है? हाँ जी, पहरेदार के थ्रू मैंने मेल भेजी तो सर ने फिर मेरी हेल्प करी और मेरे को उसके रिगार्डिंग से रिफंड मिल गया। काफी लेट मिला बट फाइनली मिल ही गया मेरे को रिफंड। जी, तो आप खुश हैं इस रिफंड के साथ? अब हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने अब दूसरा परचेज कर सकता हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया था वो अपने जिया जी के लिए किया था। वो एक्चुअली आर्मी में है तो उनको जाना था लेह साइड में, और लेह में वैसे ही पावर की प्रॉब्लम होती है तो उनको जितना भी टाइम मिल जाता है वो फोन भी चार्ज कर लेते हैं और पावर बैंक की, तो उन्हीं के लिए मैंने एक्चुअली ऑर्डर करवाया था। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। अब आप राहत की सांस ले रहे हैं आशीष ना? लेकिन ये है कि ईबे आपकी सुनने को राजी नहीं थी। ईबे ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, ईबे ने मेरे को मना कर दिया था। फिर पहरेदार के थ्रू मेरे को काफी अच्छी हेल्प मिली। चलिए, जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गया। मुबारक हो, इनको पैसे रिफंड हो रहे हैं। आशीष, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। 1 महीने से ये मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। आशीष लगातार संपर्क में थे, पर एक तरह से ईबे ने इनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे और मना कर दिया था। पहरेदार की पहल के बाद मामला सुलझ गया है। कंपनी ने पहरेदार को अपने आधिकारिक जवाब में बताया कि आशीष ने 6 जून को अपना प्रोडक्ट शिप किया। इसके पहुंचने के अगले दिन यानी 8 जून को पावर बैंक की रकम रिफंड कर दी गई है। कंपनी ने जानकारी दी कि रिफंड का प्रोसेस पूरा होने में 6 से 8 वर्किंग डेज लगते हैं। इसके साथ ही ईबे ने शिपिंग चार्ज के लिए भी कंज्यूमर को 200 रुपए का कूपन दिया है। ये है ईबे का जवाब, लेकिन खुद कंज्यूमर कह रहे थे कि उन्हें ये कहा गया था कि उनका मामला क्लोज कर गया है, लेकिन अब मामला ओपन हुआ और अब कंज्यूमर की खुशी के मुताबिक क्लोज हो रहा है और ये है अच्छी बात। पहरेदार में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते पहरेदार फिर हाजिर होगा आपको आपका हक दिलाने के लिए। आप भी अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं, अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं pehredar@network18online.com पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, पहरेदार को भी ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमें यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।